देखिए, इससे पहले हम लोग देख चुके थे प्रकाश के किरण पुंज, प्रकाश के किरण पुंज, जिसमें याद होगा किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक क्या होता है? समांतर किरण पुंज। ये क्या होता है? समांतर किरण पुंज, जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर। उसके बाद होता है अभिसारी किरण पुंज, जिसमें किरणों के वैसा समूह जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु पर अभिसरित होती है या मिलती है। अभिसरित होने का अर्थ होता है एकत्रित होना। अभिसरित होने का अर्थ होता है। और तीसरा था अपसारी किरण पुंज। तीसरा क्या था? जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती जाती है। किरणों के वैसा समूह जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या कहलाते हैं? अपसारी किरण पुंज। इसके बाद देखते हैं हम लोग पारदर्शी। क्या देखते हैं? सिंपल सी बात है, पारदर्शी, जिसके आर पार दर्शता हो, जिसके आर पार, अर्थात जिसके आर पार दिखाई देता हो, जिसके आर पार दिखाई देता हो, क्या कहलाते हैं? पारदर्शी। जिसके हल्का फल्का आर पार दिखाई दे, पारभासी, और जिसके आर पार नहीं दिखाई दे वो अपारदर्शी। तो इसी पे हम लोग चूंकि प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो जब तक प्रकाश नहीं जाएगी कोई भी वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो इसके आधार पे कहते हैं कि वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? पारदर्शी। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? पारदर्शी। पारभासी, वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश के किरणों के कुछ ही भाग आर पार हो पाते हैं, कुछ ही भाग आर पार हो पाते हैं, क्या कहलाते हैं? पारभासी कहलाते हैं। और वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती है, क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी। बात आई समझ में कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है, पारदर्शी कहलाते हैं। वो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश के किरणों के कुछ ही भाग, प्रकाश ऊर्जा के कुछ ही भाग आर पार हो पाते हैं, क्या कहलाते हैं? पारभासी कहलाते हैं। जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का अर्थ होता है टकराकर लौटना। परावर्तन का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए यह मार्कर को इस पर फेंके और ये सतह से टकरा के क्या हुई? लौट गई। तो इसका मतलब हुआ मार्कर का परावर्तन। इसका मतलब क्या हुआ? मार्कर का परावर्तन। वैसे मान लीजिए हम लोग जिस रूम में है तो आवाज टकराती है या नहीं टकराती है? तो आवाज टकरा करके अगर लौटती है तो वो हो गया किसका? ध्वनि का परावर्तन। क्या हो गया? ध्वनि का परावर्तन। तो उसी प्रकार से जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर लौटती है तो लौटने की इस क्रिया या घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वह क्रिया या घटना क्या कहलाते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं। किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से या परावर्तक सतह, जब किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह क्रिया या घटना क्या कहलाते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि हमको सबसे मूल शब्द को याद रखना है इसमें। परावर्तन का अर्थ क्या होता है? टकराकर लौटना। परावर्तन का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ टकरा के कौन लौटता है? प्रकाश की किरण। और किसी न किसी सतह से टकराएगा, किसी न किसी सतह से ही टकराएगा ना। तो कहते हैं कि प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर जब उसी माध्यम में लौट जाती है तो वही क्या कहलाते हैं? प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत?
अब आइए यहाँ पे इसके बाद है प्रावर्तन के नियम। प्रावर्तन के नियम को जानने से पहले हम लोग प्रावर्तन से संबंधित कुछ पद को देख लेते हैं। प्रावर्तन से संबंधित कुछ पद को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको फिर से बना देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यह कोई सतह है। ये क्या है? सतह है जिस पर प्रकाश की किरण पड़ती है। जिस पे प्रकाश की किरण क्या होती है? पड़ती है। और इस पे पड़ने के बाद ये टकरा के क्या होती है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में वापस, और इस बिंदु पर एक हम लोग क्या डाल देते हैं? अभिलंब डाल देते हैं। एक क्या करते हैं? रेखा खींच देते हैं। अभी जानिए कि ये क्या है? रेखा। अभी क्या जानते हैं इसको? एक रेखा है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें एक होता है आपतित किरण। क्या होता है? आपतित किरण। और एक होता है परावर्तित किरण। एक क्या होता है? परावर्तित किरण। और एक क्या होता है? अभिलंब। एक क्या होता है? अभिलंब। और इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसको बोलते हैं अपवर्तक सतह। सॉरी, परावर्तित होता है ना, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए कि शब्द में ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है। आपतित, जो पतित के तरह आ जाता है, जो पतित के तरह आ जाता है। आपतित, आ मतलब आना, अपतित मतलब मरना। तो कौन वाला पतित समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, गाँव घर में गाली भी देता है, तो उसको मत देखिएगा। आपतित, तो जो आ करके पड़ती है, तो उस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। या इससे भी ठेठी भाषा में हम लोग जानते हैं कि आने वाले प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाले प्रकाश के किरण को, और आकर पड़ती है और पढ़कर फिर जो है चली जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। यानी कि सतह से टकराकर जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। आने वाले किरण को, और जाने वाले किरण को, आने वाले किरण को आपतित किरण, और जाने वाले किरण को, और इसी को बढ़िया भाषा में लिखेंगे कि किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर पड़ती है तो वह आपतित किरण कहलाती है। और सतह से टकराकर जब उसी माध्यम में लौटती है तो उस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लौटने वाली किरण को। और दूसरी बात देखिए कि आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और ध्यान दीजिएगा कि जहां पर ही आया वहीं से तो गया ना, तो यानी कि आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु दोनों एक ही होते हैं। आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु दोनों एक ही होते हैं। और सतह से टकराकर लौटने वाली प्रकाश के किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अब देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य आपतन बिंदु पर, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। डाले गए लंब को, फिर से समझिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य मतलब ठीक बीचों बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। डाले गए लंब को। और चित्र से देखिए, अब हमें सबका नाम पता है, एकदम आसानी से याद होगा। ये आपतन कोण है, ये क्या है? और ये क्या है? परावर्तन कोण है। तो ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है। तो एकदम सिंपल सी भाषा में, आपतित किरण और डाले गए अभिलंब के बीच,
आपतित किरण और डाले गए अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? और डाले गए अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, डाले गए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसके बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं या कहे जाते। अब आइए, इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के कितने नियम हैं? तो जिस आदमी को देखना होगा, लिखना होगा, बहुत सारे दिया पुता जो बाद में आया है, वो इस वीडियो को रोक करके और आसानी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? या बार बार सुन करके रिवीजन कर लीजिएगा। समझ गए? ध्यान रखना है। तो परावर्तन के नियम, परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम है? 2 नियम है। परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम है? पहला, एक बात समझिए कि अगर इस मार्कर को हम इस बोर्ड पे मारेंगे तो उस दीवार से निकल के मार्कर आएगा? तो इसी बोर्ड से टकरा के लौटेगा ना। अगर मारेंगे इस बोर्ड पर तो टकरा के भी तो इसी बोर्ड से लौटेगा कि दूसरे बोर्ड से आएगा। तो वही चीज कहता है, ध्यान दीजिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर, चलिए तो देखिए, ये आपतित किरण है। ये क्या है? हम बता रहे हैं कि परावर्तन के प्रथम नियम, परावर्तन के। तो गौर से देखिए, आने वाली प्रकाश की किरणें जिस सतह पर पड़ी है, जिस सतह पर जाने वाले भी किरण तो टकरा के उसी सतह से लौटेगी ना। और जिस सतह से ये टकरा के लौटा उसी पे हम लोग जो है आपतन बिंदु पे अभिलंब डालते हैं ना। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में। कोई दिक्कत? नियम आसान है, सिर्फ समझना है। ध्यान रखिएगा कि जिस पर प्रकाश की किरण आएगी, जिस सतह पर, टकरा के भी तो उसी सतह से लौटेगी। जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ेगी टकरा के भी तो उसी सतह से लौटेगी ना। और डाला गया अभिलंब, अभिलंब भी तो उसी सतह पे डालेंगे कि अभिलंब दूसरे सतह पे जाके डाल देंगे। तो यानी कि पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में। दूसरी बात, आप लोग अभियो खेलते होंगे या बचपन से खेलते होंगे, वो दीवार पर गेंद मारे, गौर किए हैं? तो जब दीवार पे बॉल मारिए तो सीधा मारिएगा तो वो क्या होगा? सीधा आएगा। हल्का तिरछा मारिए तो वो भी हल्का तिरछा जाएगा, और ज्यादा तिरछा मारिए तो वो भी क्या होगा? कहने का मतलब जितना कोण पर हम गेंद को फेंकते हैं उतना ही कोण पे वो टकरा के जाता है। तो प्रकाश के साथ भी तो ऐसा ही घटना घटित होगा ना। तो ध्यान देना है। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है? समान होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा समान होता है। कोई दिक्कत? 2 नियम याद रहा। परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों। दूसरा, आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा समान। आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? अगला है, ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें। तो ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए यह कोई समतल है, समतल दर्पण कहिए, समतल सतह कहिए, ठीक है? ये कोई समतल सतह है। अभी गेंद वाली जो मतलब एग्जाम्पल दिए थे उसमें देखो कि अगर गेंद को सीधे फेंकते हैं तो वो क्या होता है? या कभी आईना पर सीधा सीधा टर्च मार के देखना तो रोशनी किधर जाती है? लगेगा निकल के उसी टर्च में क्या हुई? वापस आ गई। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत रूप से पड़ती है, लंबवत रूप से पड़ती है, तो वह सतह से टकराकर अपने पथ से बिना विचलित हुए उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि किसी समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, किसी सतह पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें
सतह से टकराकर अपने पथ से बिना विचलित हुए उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस। अब दोनों फिगर यहाँ पर है, इसीलिए इसको मिटाए नहीं, ध्यान दीजिएगा। आपतन कोण का परिभाषा बताए थे कि आपतित किरण और डाले गए विलंब के बीच, डाले गए विलंब के बीच बना कोण है। तो अब गौर से देखिए कि यह आपतित किरण भी यही है और डाला गया विलंब भी। जब दोनों एक ही रेखा पर है तो इसके द्वारा बना हुआ कोण लड्डू, यानी क्या होगा, शून्य। इसके द्वारा बना गया कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कितना होता है? और दूसरी बात फिर से देखिए कि डाला गया अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो इसमें देखिए कि परावर्तित किरण और डाला गया अविलंब फिर क्या है, एक ही बिंदु पर है, तो परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा, यानी कि समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें सतह से टकराकर उसी पथ पर अपने पथ से बिना विचलित हुए वापस लौट जाती है, और इसके द्वारा बने आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, शून्य होता है। और ध्यान दीजिएगा ये चीज अब आगे और हमको पढ़ना, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, जो कि ये कहाँ पर जाके कटेगी उसकी कोई गारंटी नहीं, इसीलिए इसकी फोकस दूरी क्या मानी जाती है, अनंत मानी जाती है। इसके बाद ध्यान देना है कि प्रतिबिंब, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब जो है प्रति और क्या चीज से बना हुआ है, बिंब से बना हुआ है प्रतिबिंब। प्रति का मतलब होता है छाया, प्रति का मतलब क्या होता है, छाया, या इसको कह दीजिए वस्तु जैसा। वस्तु, ध्यान से समझिएगा, वस्तु जैसा न कि वस्तु, बात समझ रहे हैं ना, वस्तु जैसा न कि। और बिंब मतलब होता है क्या, वस्तु। बिंब मतलब क्या होता है, तो ये तो प्रतिबिंब है ना, लेकिन इसमें हमको पूछा जाता है कि प्रतिबिंब की उत्पत्ति किस आधार पे, इसका परिभाषा इसी आधार पे दिया जाता है कि प्रतिबिंब बनता कैसे है, प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतिबिंब होती है, क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब कहलाते हैं। किसी प्रकाशीय स्रोत से, किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। तो देखिए प्रतिबिंब का परिभाषा क्या बताए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतिबिंब होती है, क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब कहलाते। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतिबिंब होती है, प्रतिबिंब कहलाते। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, या लगल है या तो मिलती है नहीं तो मिलती हुई, तो यानी कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो दोनों का परिभाषा जो हम लोग प्रतिबिंब के परिभाषा दिए हैं उसी से थोड़ा का डिफरेंस है। 2 बात उसमें जो बोला जाता है उसमें से अलग अलग दोनों को बोल देंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, क्या कहलाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते। आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब आभास होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाते। अब
आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि आपको आता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनाम। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का, तो एक चीज यहाँ पर हम लोग प्रतिबिंब में की परिभाषा में पढ़े कि बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ पे मिलेगा या मिलते हुए क्या होगा, तो हम जब भी अगर इसका जो है मतलब जो है स्पष्टीकरण देंगे तो या तो वह पूर्ण रूप से प्रकाश की किरण काटेगी या कहीं पे काटते हुए। तो ध्यान दीजिएगा समतल दर्पण में कह रहा है प्रतिबिंब का बनना। दर्पण हम लोग को पढ़ना भी बाकी है, ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का। अब मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रख दिए, यहाँ पर एक क्या रख दिए, वस्तु रख दिए। एक प्रकाश के किरण को इस दिशा में ले लिए, ये आपतित किरण है। ये क्या है, याद होगा प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये आपतन बिंदु पर डाला गया क्या है, अभिलंब है। ये डाला गया क्या है, और ये परावर्तित किरण है। ये क्या है, और एक किरण को ध्यान दीजिएगा इसी दिशा में कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, और ये परावर्तित किरण को पीछे की ओर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। परावर्तित किरण को पीछे की ओर। तो ए और बी कोई वस्तु है तो इसके द्वारा बना हुआ ये ए डैश और बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो गौर से देखिए इसी में प्रतिबिंब का सारा चीज हो गया। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण पर स्थित हो तो, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण पर स्थित हो तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ध्यान दीजिएगा, दर्पण के पीछे। दर्पण, ये ध्यान देना है कि ये दर्पण के जिधर से ये कुदरेपन बनाया हुआ रहता है या रंजित किया हुआ हो या कलई किया हुआ हो वो पीछे का भाग होता है, और जिधर से ये प्लेन होता है वो आगे का भाग होता है। वो क्या होता है, आगे। गौर से देखिए ये दर्पण के पीछे बन रहा है या आगे, पीछे बन रहा है ना। क्योंकि समझ जाओगे तो इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण पर स्थित हो तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, ध्यान दीजिएगा, आभासी, सीधा और वस्तु के समान दूरी पर बराबर आकार के बनते हैं। वैसे ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। किस रूप से होता है, पार्श्विक रूप से। और आपको इसमें क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। ये क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, क्वेश्चन पूछने की ज्यादा चांस होती है, समझ गए ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसी में उसकी विशेषता भी क्या है, छिपी हुई है। समतल दर्पण के सामने स्थित वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बराबर दूरी पर वह वस्तु के बराबर आकार के बनते हैं। अब आपसे कहेगा कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नंबर 1 में समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी भी बिंदु पर स्थित वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब और वस्तु का आकार, वस्तु का आकार क्या होता है, समान होता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त करते हैं, पर्दा पर कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता। 1 मिनट रुको। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं गोलीय दर्पण। क्या देख रहे हैं, गोलीय दर्पण से पहले हम लोग देखते हैं दर्पण। किसको देखते हैं, देख लीजिए ध्यान से। अगर इस फिगर को समझ गए हैं तो दर्पण का पूरा अंग याद रहेगा, वरना एक भी अंग याद नहीं रहेगा। ये बात तो समझ रहे हैं, याद हो या ना हो लेकिन ना होने की गारंटी, समझ रहे हो, बढ़िया से देख ले। अब मान लीजिए कि यह कोई खोखला पारदर्शी गोला है,
कैसा गोला है? खोखला पारदर्शी गोला। इसमें से हम क्या करते हैं कि एक भाग काट लेते हैं। दर्पण यहीं पर है, वो अरे रिकॉर्डिंग पे ध्यान मत दो, यहाँ देखो। इसमें से एक पार्ट को क्या करते हैं? काट लिए। देखिए यहाँ पे काट लिए और एगो खंड को इनने दूगो को काट लिए। देखो फिर से गोला बना देंगे, घबराना मत। एगो यहाँ पे काट लिए, देखो गौर से, एगो यहाँ पे काट लिए ना, एगो छोटा भाग काट लिए, दूगो बड़ा बड़ा भाग काट लिए। अब इसके एक तरफ को रजजित कर देते हैं, कलई कर देते हैं या पेंट कर देते हैं। रजजित और कलई नहीं समझा, लेकिन पेंट तो समझा ना। उसमें पेंटिंग कर देना है, उसपे क्या कर देना है। और नहीं तो दूसरी बात की एक तरफ से खुरदरे कर देते हैं, एक तरफ से क्या करते हैं? खुरदरे कर देते हैं। तो लीजिए, एक तरफ से इसको रजजित या कलई कर दिए, एक तरफ से रजजित या इसको भी लो, एक तरफ से रजजित या क्या किए? कलई कर दिए। तो अब देखो इसी में बन गया इसका पूरा परिभाषा। कह रहा होगा मास्टर वह पागल है, चिड़चिड़ी पार दिया, कहता है हो गया परिभाषा। बात समझ लो ना। तो चलो देखो, तो यह एक पारदर्शी क्या था? खोखला गोला। पारदर्शी खोखला जिसके एक भाग या टुकड़े को क्या किए? ले लिए। एक भाग या टुकड़े को इसके बाहरी या भीतरी भाग को रजजित या कलई कर देते हैं। तो इससे हमें क्या प्राप्त होती है? दर्पण। इसे क्या प्राप्त होती है? दर्पण। बात समझ में आई? यानी कि किसी पारदर्शी खोखले गोले, किसी पारदर्शी खोखले गोले के एक भाग को, एक भाग को उसके बाहरी या भीतरी भाग को रजजित या कलई करने से जो प्राप्त होता है क्या कहलाते हैं? दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कभी आईना फोड़ के देखा है? आईना फोड़ के जो देखा होगा तो उसके पिछल के पार्ट पर क्या रहता है? पेंटिंग किया हुआ रहता है। तो वही ना पेंटिंग डेंटिंग कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण का परिभाषा ध्यान दीजिएगा। यह एक पारदर्शी खोखले गोले का भाग होता है। एक पारदर्शी खोखले गोले का जिसके बाहरी या भीतरी सतह को रजजित या कलई कर प्राप्त किए जाते हैं। रजजित या कलई कर प्राप्त किए, ये क्या हो गया? दर्पण। ये क्या हो गया? तो अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये हो गया दर्पण। अब यह दर्पण को कितने भाग में बांट दिया गया? दो भाग में बांट दिया गया। कौन कौन? समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और क्या है? गोलीय दर्पण। इससे पहले आपको दर्पण सूत्र जो है दोनों पर बता चुके हैं, उत्तल और अवतल दोनों में। क्या हुआ? अरे अच्छा कोई बात नहीं चलेगा। समतल दर्पण क्या है? ये समतल दर्पण और दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। दूसरा क्या है? यानी कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण और ध्यान दीजिएगा कि इसी का एक भाग समतल भी न होता है। यानी जितना बड़ा गोला होगा उसको समतल के आधार पे क्या करेंगे? काट लेंगे। और जो गोलीय है, टेढ़ा है, वक्रित है, वो क्या हो गया? गोलीय दर्पण। तो यानी कि याद कीजिए जो थोड़ा देर पहले आपको बताया गया था कि एक भाग इसका खुरदरा होता है, दूसरा भाग समतल होता है जी। तो प्रकाश की क्रिया का जो भी परावर्तन की घटना घटित होगी वो किस पे होता है? समतल भाग पे। वो किस पे होती है? तो इसका भी परिभाषा एकदम आसान है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, वो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? जिसका परावर्तक सतह हो, क्या कहलाएगा? दर्पण। क्या कहलाएगा? जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाते हैं। जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण। थोड़ा धीरे धीरे बोलो जो मतलब रिकॉर्डिंग वाला को भी सुनाई दे, तो मालूम चलेगा तू आज है ना ब्याह शादी के गीत गा रहा है हमारे। चलिए ध्यान दीजिए। तो यानी कि जिसका परावर्तक सतह समतल हो वो समतल दर्पण कहलाते हैं, और जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो वो क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। समतल दर्पण में ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान सा फिगर बना देंगे। ये ऊपर का भाग देखिए समतल है, जिसमें प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या होती है? घटित होती है। प्रकाश के परावर्तन की घटना घटित। और ये जो दर्पण देख रहे हैं, जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसके
मतलब जो है अंत भाग को रजित या क्लय कर दिए, तो ये भाग देखिए इसका परावर्तक सतह गोलीय है, ये कौन दर्पण कहलाएगा। और एक में देखिए कि अगर ऐसे है तो इसकी बाहरी भाग को रजित या क्या किए हैं, क्लय कर दिए हैं, तो ये भी हमारा गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण देखो तो गौर से कितना प्रकार के हो गया, 2 प्रकार के, यानी कि इसी बताए थे ना कि गोला को याद रखो, यही में सारा गोला शामिल है। देखो अब देखिए यहाँ पे सही तो कह रहे हैं, बोला हुआ मतलब क्या, संपूर्ण शक्ति, दर्पण का संपूर्ण शक्ति यहाँ पर है, देख लो। तो यानी कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2, बढ़िया से लिख देते हैं। गोलीय कितने प्रकार के हो गया, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गया, 2 प्रकार के। कौन कौन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब ध्यान दो कि आप लोग को आसानी से याद रखने के लिए उत्तल दर्पण नहीं याद रखिए, उत्थल दर्पण। कौन सा दर्पण, एक वो उत्थल दर्पण था, दूसरा धसल दर्पण। बात समझ रहे हैं ना। तब अभी बोले थे कि दर्पण में सारा क्रिया तो उसके परावर्तक सतह पर होती है, तो उत्थल कौन होगा, परावर्तक सतह, अब धसल कौन होगा, परावर्तक सतह। नहीं, अगर थोड़ा स्टैंडर्ड में जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये बना हुआ है उत्त जोड़ तल से। क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, दर्पण तो साथे है ना बेचारा के। बात समझ रहे हो ना। तो उत्त मतलब होता है ऊपर, उत्त मतलब क्या होता है, ऊपर या उठा हुआ, उठा हुआ। तल मतलब क्या होता है, सतह। तल मतलब क्या होता है, यानी कि जिसका सतह क्या हो, उठा हुआ हो, जिसका सतह क्या हो, क्या कहलाएंगे, उत्तल दर्पण। और ध्यान दीजिएगा दूसरा है अब, जोड़ क्या है, तल। अब जोड़ तल से क्या बना हुआ है, अवतल। दर्पण तो है ये है, दर्पण तो ये है ना। ध्यान दीजिएगा, अब मतलब होता है नीचे, या दूसरे भाषा में कहो धसा हुआ, धसा हुआ। तल मतलब क्या होता है, सतह। तल मतलब क्या होता है, तो यानी वह दर्पण जिसका सतह क्या हो, धसा हुआ हो, क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण। कोई दिक्कत, एक को याद रखो, दूसरा उसका अपोजिट समझ लो। उत्तल दर्पण मतलब उठा हुआ दर्पण, उत्तल नहीं, याद रखो उत्थल, उत्थल रखो, उत्थल। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उत्थल हो, जिसका परावर्तक सतह उत्तल हो, क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहलाते हैं, और जिसका परावर्तक सतह धसल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसल हो, यानी कि धसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण। कोई दिक्कत। दर्पण कितने प्रकार के, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, कौन कौन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाते। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो या नीचे हो, क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते। समतल का तो पहले ही बता दिए, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, क्या कहलाते हैं, समतल दर्पण कहलाते हैं। अभी बोले थे कि इस दर्पण से संबंधित पद भी इसी में है, तो फिर से एक बार बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यह एक पारदर्शी खोखला गोला है, यह एक पारदर्शी खोखला गोला है, और यह इसके एक भाग को मान लीजिए काट करके हम लोग बना लेते हैं उत्तल दर्पण, और एक भाग को काट के बना लेते हैं अवतल दर्पण। और ये गोले का क्या है, केंद्र। ये गोले का क्या है, केंद्र है। और इसमें मुख्य अंग में हम लोग को पढ़ना क्या है, ध्रुव। क्या है पढ़ना, ध्रुव पढ़ना है। उसके बाद वक्रता केंद्र पढ़ना है, वक्रता केंद्र पढ़ना है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या पढ़ना है, वक्रता त्रिज्या पढ़ना है। उसके बाद मुख्य द्वारक पढ़ना है, मुख्य द्वारक पढ़ना है। उसके बाद मुख्य अक्ष पढ़ना है, मुख्य अक्ष पढ़ना है। और कुछ है रे,
मुख्य द्वारक कहिए या दर्पण का द्वारक कहिए, मुख्य द्वारक कहिए या दर्पण का द्वारक कहिए, और मुख्य अच्छा और कुछ तो नहीं है। ये सारा के सारा जो है ना कहानी यही जो है गोल वाला भोला बाबा में, बात समझ रहे हैं। तो देखिए गौर से, सबसे पहले तो ध्रुव क्या है, ध्रुव। ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण के मध्य में स्थित बिंदु को, मध्य में स्थित बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के देखिए, गोलीय दर्पण के मध्य में स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये ठीक बीच में होता है, यानी उसके परावर्तक सतह के ठीक क्या होगा, बीच में होता है। तो ध्यान रखिएगा वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। उसके बाद वक्रता केंद्र क्या है, एक चीज ध्यान देना है कि ये जब तक गोला था तब तक ये केंद्र था, और जब यह गोला यह हट गया इधर से दो भाग, तो ये गौर से देखिए सिर्फ वक्रित रेखा रह गया ना, तो गोला का केंद्र था, जब वक्रित रेखा का आ गया तो वक्रता केंद्र हो गया। तो ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। याद नहीं होगा, याद होगा मेरे प्यारे प्यारे बेवकूफों, ध्यान दीजिए। तो यानी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं। उसके बाद देखिए, गोला में त्रिज्या भी न होता है कि नहीं होता है, तो इसको हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं, दो तरह से परिभाषित। पहला, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसकी त्रिज्या को ही। दूसरे तरह से परिभाषा ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और उसके परावर्तक सतह के बीच की लंबवत दूरी को, लंबवत दूरी सबसे न्यूनतम दूरी होती है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बीच की जो है न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो आसान तो यही है या नहीं है, तो कौन सा ये भारी है। वक्रता केंद्र और उसके सतह के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इधर आओ तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिएगा मुख्य द्वार क्या है, अरे द्वार मतलब दरवाजा होता है ना, तो हर के केकरो इतनी मुंह है खुलल, केकरो एते गो के मुंह है ना, तो ई जे है एते गो के दर्पण का ये तो मुंह है ना, है का ये इसका द्वार है, ये इसका क्या है, द्वार है, ये इसका क्या है, द्वार है। यानी कि द्वारक यही होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका डेफिनेशन कि गोलीय दर्पण जिस पारदर्शी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके मुख्य काट को, जहां सबको हम काटते हैं, उसके मुख्य काट को गोलीय दर्पण का द्वारक कहे जाते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक कहे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या है, मुख्य अक्षिया मुख्य अक्षिया। अब क्या करते हैं, सो देखिए, मान लीजिए कि यह एक दर्पण है या क्या है, अब कौन दर्पण है तनी बता, तो अभी बताए हैं उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह उठल है, तो इसीलिए क्या है उत्तल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है बोलिए तो अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह देखो धसल है, इसका परावर्तक सतह क्या है, इसलिए कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। तो ये इसकी ध्रुव है और ये इसकी क्या है, वक्रता। तो ध्यान दीजिएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्षीय कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्षीय। फिर यहाँ पर देखिए, ध्रुव या और उसके ये वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्षीय कहे जाते हैं। कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद हम लोग जो है इस दर्पण की क्रिया को पढ़ेंगे।
अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।